अध्याय वी असफल साजिश। 1 महीने तक टार्ज़न सुंदर काउंटेस डे कुडे के मंदिर में नियमित और बहुत स्वागत योग्य भक्त रहा। अक्सर वह दोपहर की चाय के लिए आने वाले चुनिंदा छोटे समूह के अन्य सदस्यों से मिलता था। ज्यादातर ओल्गा को ऐसे उपकरण मिल जाते थे जो उसे टार्ज़न के साथ अकेले में 1 घंटा बिताने का मौका देते थे। कुछ समय के लिए वह निकोलस की बातों से डर गई थी। उसने इस बड़े जवान आदमी को दोस्त से ज्यादा कुछ नहीं समझा था, लेकिन अपने भाई के बुरे शब्दों से प्रेरित होकर वह उस अजीब शक्ति के बारे में बहुत कुछ सोचने लगी थी जो उसे भूरे आंखों वाले अजनबी की ओर आकर्षित कर रही थी। वह उससे प्यार नहीं करना चाहती थी, न ही वह उसका प्यार चाहती थी। वह अपने पति से बहुत छोटी थी और अनजाने में ही वह अपनी उम्र के करीब के व्यक्ति के साथ दोस्ती की चाहत रखती थी। 20 साल की उम्र 40 साल के व्यक्ति से विश्वास का आदान प्रदान करने में शर्माती है। टार्ज़न उससे सिर्फ 2 साल बड़ा था। उसे लगा कि वो उसे समझ सकता है। फिर वह साफ सुथरा, सम्माननीय और शिष्ट था। वह उससे डरती नहीं थी। वह उस पर भरोसा कर सकती है, ये बात उसे शुरू से ही सहज रूप से महसूस हो गई थी। दूर से रोकोफ ने इस बढ़ती हुई नज़दीकी को दुर्भावनापूर्ण खुशी के साथ देखा था। जब से उसे पता चला था कि टार्ज़न जानता था कि वह एक रूसी जासूस है, तब से उसके मन में बंदर आदमी के प्रति नफरत के साथ साथ यह डर भी बढ़ गया था कि वह उसे बेनकाब कर देगा। वह अब बस उस पल का इंतजार कर रहा था जब मास्टर स्ट्रोक के लिए अनुकूल समय हो। वो खुद को हमेशा के लिए टार्ज़न से मुक्त करना चाहता था और साथ ही उसके हाथों जो अपमान और हारि उसे झेलनी पड़ी थी, उनका भरपूर बदला लेना चाहता था। टार्ज़न अब पहले से ज्यादा संतुष्ट था, जब से उसके जंगल की शांति और सुकून पोर्टर पार्टी के आने से भंग हो गया था। उसने ओल्गा के दोस्तों के साथ सुखद सामाजिक मेलजोल का आनंद लिया, जबकि सुंदर काउंटेस और उसके बीच जो दोस्ती पनपी थी, वह कभी न खत्म होने वाली खुशी का स्रोत थी। इसने उसके उदास विचारों को तोड़ दिया और उसके घायल दिल पर मरहम का काम किया। कभी कभी डी अर्नोट उनके साथ डी कुए के घर जाते थे, क्योंकि वे ओल्गा और काउंट दोनों को लंबे समय से जानते थे। कभी कभी डी कुए भी आते थे, लेकिन उनके आधिकारिक पद के बहुत से काम और राजनीति की कभी न खत्म होने वाली मांगों के कारण वे अक्सर देर रात तक घर नहीं आ पाते थे। रोकोफ लगभग लगातार टार्ज़न पर नजर रखता था, उस समय का इंतजार करता था जब वह रात में डी कुए महल में आता था, लेकिन इसमें उसे निराशा ही हाथ लगती थी। कई मौकों पर टार्ज़न ओपेरा के बाद काउंटेस के साथ उसके घर जाता था, लेकिन वह हमेशा उसे प्रवेश द्वार पर ही छोड़ देता था, जिससे महिला के समर्पित भाई को काफी घृणा होती थी। यह पाते हुए कि टार्ज़न को उसकी किसी भी स्वैच्छिक क्रिया के माध्यम से फंसाना असंभव है, रोकोफ और पॉलविच ने मिलकर एक योजना बनाई, जिसके तहत समझौता करने की स्थिति के सभी परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर उस वानर मानव को फंसाया जा सके। कई दिनों तक वे अखबारों और डी कुए और टार्ज़न की गतिविधियों पर नजर रखते रहे। आखिरकार उन्हें इनाम मिला। सुबह के एक अखबार में एक धूम्रपान करने वाले का संक्षिप्त उल्लेख था, जिसे अगली शाम जर्मन मंत्री द्वारा दिया जाना था। डी कुए का नाम आमंत्रित अतिथियों में से एक था। अगर वह उपस्थित होता तो इसका मतलब था कि वह आधी रात के बाद तक अपने घर से अनुपस्थित रहता। भोज की रात पॉलविच जर्मन मंत्री के निवास के सामने फुटपाथ पर इंतजार कर रहा था, जहां वह आने वाले प्रत्येक अतिथि के चेहरे को देख सकता था। उसे बहुत देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा, इससे पहले कि डी कुए अपनी कार से उतरकर उसके पास से गुजरे। इतना ही काफी था। पॉलविच जल्दी से अपने क्वार्टर में वापस चला गया, जहां रोकोफ उसका इंतजार कर रहा था। वहां वे 11 बजे तक इंतजार करते रहे। फिर पॉलविच ने अपने टेलीफोन का रिसीवर नीचे कर लिया। उसने एक नंबर पर कॉल किया, लेफ्टिनेंट डी अर्नोट के अपार्टमेंट। उसने पूछा, जब उसे अपना कनेक्शन मिल गया। महाशय, टार्ज़न के लिए एक संदेश, यदि वे इतनी कृपा करें कि टेलीफोन के पास आ सकें। 1 मिनट तक सन्नाटा छा गया। महाशय टार्ज़न। हाँ महाशय, ये फ्रांकोइस है, काउंटेस डी कुए की सेवा में। संभवतः महाशय बेचारे फ्रांकोइस को उसे वापस बुलाने का सम्मान देंगे। हाँ महाशय, मेरे पास एक संदेश है, काउंटेस का एक जरूरी संदेश।
वह कहती है कि आप तुरंत उसके पास जाएं, वह मुसीबत में है, महाशय। नहीं, महाशय, बेचारे फ्रांसवा को नहीं पता। क्या मैं मैडम को बता दूं कि महाशय थोड़ी देर में यहाँ आएंगे? धन्यवाद, महाशय। भगवान आपको आशीर्वाद देंगे। पॉलविच ने रिसीवर रख दिया और रोकोव की ओर मुस्कुराने लगा। उसे वहां पहुंचने में 30 मिनट लगेंगे। अगर तुम 15 मिनट में जर्मन मंत्री के घर पहुंच जाते हो तो डी कुए को लगभग 45 मिनट में अपने घर पहुंच जाना चाहिए। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि मूर्ख को पता चलने के बाद कि उसके साथ कोई चाल चली गई है, वह 15 मिनट तक वहां रहेगा या नहीं। लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूं तो ओल्गा उसे इतने कम समय में जाने देने से कतराएगी। यहाँ डी कुए के लिए नोट है, जल्दी करो। पॉलविच ने जर्मन मंत्री के पास पहुंचने में कोई समय नहीं गंवाया। दरवाजे पर उसने नोट एक नौकर को थमा दिया। ये काउंट डी कुए के लिए है। ये बहुत ज़रूरी है। आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि यह तुरंत उनके हाथों में पहुंच जाए। और उसने नौकर के हाथ में चांदी का एक टुकड़ा रख दिया। फिर वह अपने कमरे में लौट आया। कुछ देर बाद डी कुए ने लिफाफा खोलते हुए अपने मेज़बान से माफ़ी मांगी। उसने जो पढ़ा उससे उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया और हाथ कांपने लगे। मॉन्सिर ले काउंट डे कुए, जो कोई आपके नाम की इज्जत बचाना चाहता है, वह आपको यह चेतावनी देने के लिए इस तरह का उपाय अपनाता है कि इस समय आपके घर की पवित्रता खतरे में है। एक व्यक्ति जो आपकी अनुपस्थिति के दौरान महीनों से लगातार आपके घर आता जाता रहा है, अब आपकी पत्नी के साथ है। अगर आप तुरंत अपनी काउंटेस के शयन कक्ष में जाएं तो आप उन्हें एक साथ पाएंगे। एक मित्र। पॉलविच द्वारा टार्जन को फोन करने के 20 मिनट बाद रोकोव ने ओल्गा की निजी लाइन से संपर्क स्थापित किया। उसकी नौकरानी ने फोन उठाया जो काउंटेस के शयन कक्ष में था, लेकिन मैडम सेवानिवृत्त हो चुकी हैं। नौकरानी ने रोकोव के उससे बात करने के अनुरोध के जवाब में कहा, ये सिर्फ काउंटेस के कानों के लिए ही एक बहुत ज़रूरी संदेश है। रोकोव ने जवाब दिया, उसे कहो कि उसे उठना चाहिए और अपने बारे में कुछ लिखकर टेलीफोन पर आना चाहिए। मैं 5 मिनट में फिर से फ़ोन करूंगा। फिर उसने अपना रिसीवर रख दिया। एक पल बाद पॉलविच अंदर आया। काउंट के पास संदेश है, रोकोव ने पूछा। पॉलविच ने उत्तर दिया, उसे अब तक अपने घर के लिए निकल जाना चाहिए था। अच्छा, मेरी महिला अब अपने बॉडियर में बिल्कुल नग्न अवस्था में बैठी होगी। 1 मिनट में वफादार जैक्स बिना बताए महाशय टार्जन को उसके सामने ले जाएगा। स्पष्टीकरण में कुछ मिनट लगेंगे। ओल्गा अपनी नाइट ड्रेस में बहुत आकर्षक दिखेगी और वह आकर्षक लबादा जो आधे से ज्यादा आकर्षण को छिपाता है, जो पहले वाले में बिल्कुल भी नहीं छिपा था। ओल्गा आश्चर्यचकित होगी लेकिन नाराज नहीं होगी। अगर उस आदमी में लाल खून की एक बूंद भी है तो काउंट अब से 15 मिनट में एक बहुत ही सुंदर प्रेम दृश्य पर टूट पड़ेगा। मुझे लगता है कि हमने बहुत बढ़िया योजना बनाई है, मेरे प्यारे एलेक्सिस। चलो बाहर चलते हैं और पुराने प्लानकिन के बेजोड़ एब्सिंथ में से कुछ में महाशय टार्जन के बहुत अच्छे स्वास्थ्य के लिए पीते हैं। यह मत भूलो कि काउंट डी कूड पेरिस के सबसे अच्छे तलवारबाजों में से एक है और पूरे फ्रांस में अब तक का सबसे अच्छा निशानेबाज है। जब टार्जन ओल्गा के पास पहुंचा तो जैक्स प्रवेश द्वार पर उसका इंतजार कर रहा था। इस तरफ से, महाशय, उसने कहा और चौड़ी संगमरमर की सीढ़ी पर चढ़ गया। अगले ही पल उसने एक दरवाज़ा खोला और एक भारी पर्दा हटाकर टार्जन को एक मंद रोशनी वाले कमरे में ले गया। फिर जैक्स गायब हो गया। कमरे के उस पार टार्जन ने ओल्गा को एक छोटी सी मेज के सामने बैठे देखा जिस पर उसका फ़ोन रखा हुआ था। वह बेसब्री से मेज की पॉलिश की हुई सतह पर टैप कर रही थी। उसने उसे अंदर आते नहीं सुना था। ओल्गा, उसने कहा, क्या बात है? वह घबराकर हल्की चीख के साथ उसकी ओर मुड़ी। जीन, वह चिल्लाए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें किसने भर्ती किया? इसका क्या मतलब है? टार्जन अचंभित रह गया, लेकिन एक क्षण में उसे सच्चाई का कुछ हिस्सा पता चल गया। तो फिर तुमने मुझे नहीं बुलाया, ओल्गा? रात के इस समय तुम्हें बुलाया है। मोन डियू, जीन, क्या तुम्हें लगता है कि मैं बहुत पागल हो गया हूँ? फ्रांसवा ने मुझे तुरंत आने के लिए फ़ोन किया कि आप मुसीबत में हैं और मुझे बुला रहे हैं। फ्रांकोइस, दुनिया में कौन है फ्रांकोइस?
उसने कहा कि वह आपकी सेवा में है। उसने ऐसे बात की जैसे मुझे ये बात याद आ जाए। मेरे यहाँ इस नाम का कोई कर्मचारी नहीं है। किसी ने तुम्हारे साथ मजाक किया है, जीन, और ओल्गा हंस पड़ी। मुझे डर है कि यह एक बहुत ही भयावह मजाक हो सकता है, ओल्गा, उसने जवाब दिया। हास्य के अलावा भी इसमें कुछ और है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें नहीं लगता कि काउंट कहाँ है? उसने बीच में टोका। जर्मन राजदूत के यहाँ। यह आपके सम्मानीय भाई की एक और चाल है। कल काउंट को इसके बारे में पता चलेगा। वह नौकरों से पूछताछ करेगा। सब कुछ इस ओर इशारा करेगा। रोकोव काउंट को क्या सोचना चाहता है? बदमाश, ओल्गा चिल्लाई। वो उठकर टार्जन के पास आ गई, जहां वो खड़ी होकर उसके चेहरे की ओर देखने लगी। वह बहुत डरी हुई थी। उसकी आंखों में वह भाव था जो शिकारी को एक बेचारी, डरी हुई हिरनी में दिखाई देता है, हैरान सवाल करती हुई। वह कांप उठी और खुद को संभालने के लिए उसने अपने हाथ उसके चौड़े कंधों पर रख दिए। हम क्या करें, जीन? उसने फुसफुसाते हुए कहा। ये भयानक है। कल पूरा पेरिस इसके बारे में पढ़ेगा, वह इसका ध्यान रखेगा। उसकी नज़र, उसका रवैया, उसके शब्द, असहाय महिला की अपने प्राकृतिक रक्षक पुरुष के प्रति सदियों पुरानी अपील को बयां कर रहे थे। टार्जन ने अपने सीने पर पड़े गर्म छोटे हाथों में से एक को अपने मजबूत हाथ में ले लिया। ये कृत्य बिल्कुल अनैच्छिक था और लगभग उतनी ही सुरक्षा की प्रवृत्ति भी थी जिसने लड़की के कंधों पर एक आश्रय देने वाला हाथ डाला। परिणाम विद्युतीय था। इससे पहले वो उसके इतने करीब कभी नहीं था। चौंककर अपराध बोध में वे अचानक एक दूसरे की आंखों में देखने लगे, और जहां ओल्गा डी कुए को मजबूत होना चाहिए था, वह कमजोर थी, क्योंकि वह उस आदमी की बाहों में और करीब आ गई और अपनी बाहों को उसकी गर्दन के चारों ओर लपेट लिया। और वानरों का टार्जन, उसने हाँफते हुए व्यक्ति को अपनी शक्तिशाली बाहों में ले लिया और उसके गर्म होठों को चुंबनों से भर दिया। राजदूत के बटलर द्वारा उसे सौंपे गई नोट को पढ़ने के बाद राउल डी कुए ने अपने मेजबान से जल्दी जल्दी बहाने बनाए। उसके बाद कभी भी उसे याद नहीं आया कि उसने क्या बहाने बनाए थे। जब तक वह अपने घर की दहलीज पर खड़ा था, तब तक सब कुछ उसके लिए काफी धुंधला था। फिर वह बहुत शांत हो गया, चुपचाप और सावधानी से आगे बढ़ रहा था। किसी अज्ञात कारण से जैक्स ने सीढ़ियों तक पहुंचने से पहले ही दरवाज़ा खोल दिया था। उस समय उसे यह असामान्य नहीं लगा, हालांकि बाद में उसने इस पर टिप्पणी की। वो बहुत धीरे से सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा और गैलरी से होते हुए अपनी पत्नी के शयन कक्ष के दरवाजे तक पहुंचा। उसके हाथ में एक भारी छड़ी थी, उसके दिल में हत्या थी। ओल्गा उसे देखने वाली पहली महिला थी। एक भयानक चीख के साथ उसने खुद को टार्जन की बाहों से छुड़ाया, और वानर पुरुष ने समय रहते अपने हाथ से उस भयानक प्रहार को रोक दिया जो डी कुए ने उसके सिर पर किया था। एक बार, 2 बार, 3 बार भारी छड़ी बिजली की गति से गिरी, और प्रत्येक प्रहार ने वानर पुरुष को आदिम अवस्था में वापस जाने में मदद की। बैल बंदर की तरह धीमी, कर्कश आवाज में वह फ्रांसीसी की ओर झपटा। बड़ी छड़ी उसकी मुट्ठी से छूट गई और 2 टुकड़ों में टूट गई, जैसे कि वह माचिस की तीली हो जिसे फेंक दिया गया, क्योंकि अब क्रोधित जानवर अपने विरोधी का गला घोंटने के लिए दौड़ा। ओल्गा डी कुए अगले कुछ क्षणों के दौरान होने वाले भयानक दृश्य की एक भयभीत दर्शक बनी रही। फिर वह उस जगह पर पहुंची जहां टार्जन उसके पति की हत्या कर रहा था, उसका गला घोंट रहा था, उसे हिला रहा था जैसे एक टेरियर चूहे को हिलाता है। वह पागलों की तरह उसके बड़े बड़े हाथों को नोच रही थी। हे भगवान की माँ, वह चिल्लाए, तुम उसे मार रहे हो, तुम उसे मार रहे हो। ओह जीन, तुम मेरे पति को मार रहे हो। टार्जन क्रोध से बहरा हो गया था। अचानक उसने शव को फर्श पर पटक दिया और अपना पैर उल्टे सीने पर रखकर अपना सिर ऊपर उठाया। तभी काउंट डी कुए के महल में उस बैल बंदर की भयानक चुनौती गूंजी जिसने शिकार किया था। तहखाने से अटारी तक भयानक आवाज ने नौकरों को खोज निकाला और उन्हें कांपता हुआ छोड़ दिया। कमरे में मौजूद महिला अपने पति के शव के पास घुटनों के बल बैठ गई और प्रार्थना करने लगी। धीरे धीरे टार्जन की आंखों के सामने से लाल धुंध फीकी पड़ गई। चीजें आकार लेने लगी, वह सभ्य आदमी का नजरिया फिर से हासिल कर रहा था।
उसकी नज़र घुटनों के बल बैठी महिला की आकृति पर पड़ी। ओल्गा, उसने फुसफुसाया। उसने ऊपर देखा। उसे उम्मीद थी कि उसके ऊपर की आंखों में हत्या की उन्मादी रोशनी दिखाई देगी। इसके बजाय उसने दुख और पश्चाताप देखा। ओह जीन, वह रो पड़ी। देखो तुमने क्या किया है। वह मेरा पति था, मैं उससे प्यार करती थी और तुमने उसे मार डाला। टार्ज़न ने बहुत धीरे से काउंट डी कुए के लंगड़े शरीर को उठाया और उसे एक सोफे पर ले गया। फिर उसने अपना कान उस आदमी की छाती से लगाया। थोड़ी ब्रांडी, ओल्गा, उसने कहा। वो उसे ले आई और दोनों ने मिलकर उसे उसके होठों के बीच जबरन घुसा दिया। कुछ ही देर में सफ़ेद होठों से एक हल्की सी आह निकली। सिर घूम गया और डी कुए करा उठा। वह नहीं मरेगा, टार्ज़न ने कहा। भगवान का शुक्र है। तुमने ऐसा क्यों किया, जीन? उसने पूछा। मुझे नहीं पता। उसने मुझे मारा और मैं पागल हो गया। मैंने अपने कबीले के वानरों को भी ऐसा ही करते देखा है। मैंने तुम्हें अपनी कहानी कभी नहीं बताई, ओल्गा। अगर तुम ये जान लेती तो बेहतर होता, ऐसा शायद न होता। मैंने अपने पिता को कभी नहीं देखा। मैं जिस एकमात्र माँ को जानता था, वह एक क्रूर मादा वानरी थी। 15 साल की उम्र तक मैंने कभी किसी इंसान को नहीं देखा था। 20 साल की उम्र में मैंने एक गोरे आदमी को देखा। 1 साल से थोड़ा ज्यादा समय पहले मैं अफ्रीकी जंगल में एक नंगा शिकारी जानवर था। मुझे बहुत कठोरता से मत आंकिए। 2 साल का समय बहुत कम है जिसमें किसी व्यक्ति में वो परिवर्तन लाने का प्रयास किया जा सके जिसे श्वेत जाति में हासिल करने में अनगिनत युग लग गए हैं। मैं बिल्कुल भी न्याय नहीं करता, जीन। गलती मेरी है। तुम्हें अब जाना चाहिए। जब उसे होश आएगा तो वह तुम्हें यहाँ नहीं पाएगा। अलविदा। यह एक दुखी टार्ज़न था जो काउंट डी कुए के महल से सिर झुकाए चला गया। बाहर निकलते ही उसके विचारों ने एक निश्चित आकार ले लिया, जिसका अंत ये हुआ कि 20 मिनट बाद वह रूए मॉल से कुछ ही दूर एक पुलिस स्टेशन में दाखिल हुआ। यहाँ उसे जल्द ही एक ऐसा अधिकारी मिल गया जिसके साथ कई सप्ताह पहले उसकी मुठभेड़ हुई थी। पुलिसकर्मी उस आदमी को फिर से देखकर वास्तव में खुश था जिसने उसके साथ इतनी बुरी तरह से पेश आया था। थोड़ी देर की बातचीत के बाद टार्ज़न ने पूछा कि क्या उसने कभी निकोलस रोकोफ या एलेक्सिस पॉलविच के बारे में सुना है। बहुत बार, वास्तव में, महाशय। हर किसी का पुलिस रिकॉर्ड होता है और जबकि अब उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं है, हम ये सुनिश्चित करते हैं कि अगर अवसर की मांग हो तो वे कहाँ मिल सकते हैं। ये वही सावधानी है जो हम हर ज्ञात अपराधी के साथ बरतते हैं। महाशय क्यों पूछ रहे हैं? वे मुझे मालूम है, टार्ज़न ने जवाब दिया। मैं एक छोटे से काम के सिलसिले में मॉन्सियर रोकोफ से मिलना चाहता हूँ। अगर आप मुझे उनके रहने के स्थान तक पहुँचा सके तो मैं आभारी रहूँगा। कुछ मिनट बाद उसने पुलिसकर्मी को विदा किया और अपनी जेब में एक कागज़ का पर्चा लेकर, जिस पर एक अर्धसम्मानजनक क्षेत्र का पता लिखा था, वह तेजी से निकटतम टैक्सी स्टैंड की ओर चल पड़ा। रोकोफ और पॉलविच अपने कमरों में वापस आ गए थे और शाम की घटनाओं के संभावित परिणाम पर बैठकर बातचीत कर रहे थे। उन्होंने सुबह के 2 अखबारों के दफ्तरों में फ़ोन किया था, जहां से उन्हें उम्मीद थी कि प्रतिनिधि कल पेरिस में होने वाले उस घोटाले की पहली रिपोर्ट सुनेंगे। सीढ़ियों पर एक भारी कदम की आवाज़ सुनाई दी। आह, लेकिन ये अखबार वाले बहुत मुस्तैद हैं, रोकोफ ने कहा और उनके कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। प्रवेश करें, महाशय। रूसी के चेहरे पर स्वागत की मुस्कान जम गई जब उसने अपने आगंतुक की कठोर, ग्रे आंखों में देखा। नाम बताओ, वह चिल्लाया और अपने पैरों पर खड़ा हो गया। तुम यहाँ क्यों आए हो? बैठ जाओ, टार्ज़न ने इतनी धीमी आवाज़ में कहा कि लोग मुश्किल से उसके शब्द सुन पा रहे थे, लेकिन उसकी आवाज़ ऐसी थी कि रोकोफ अपनी कुर्सी पर आ गया और पॉलविच अपनी कुर्सी पर बैठा रहा। तुम्हें पता है कि मुझे यहाँ क्या लाया है? उसने उसी धीमे स्वर में कहा। तुम्हें मार डालना चाहिए था, लेकिन चूंकि तुम ओल्गा डी कुए के भाई हो, इसलिए मैं ऐसा नहीं करूँगा अभी। मैं तुम्हें अपनी जान बचाने का एक मौका दूंगा। पॉलविच का कोई महत्व नहीं है, वो केवल एक बेवकूफ़, मूर्ख छोटा सा उपकरण है, और इसलिए मैं उसे तब तक नहीं मारूंगा जब तक मैं तुम्हें जीवित रहने की अनुमति देता हूँ। इससे पहले कि मैं तुम दोनों को इस कमरे में जीवित छोड़ूं, तुम 2 काम करोगे।
पहला ये कि आज रात की साजिश के साथ अपने संबंध का पूरा कबूलनामा लिखो और उस पर हस्ताक्षर करो। दूसरा ये कि तुम मुझे मौत की सज़ा सुनाकर वादा करो कि तुम इस मामले की कोई भी बात अखबारों में नहीं आने दोगे। अगर तुम दोनों काम नहीं करोगे तो जब मैं अगली बार उस दरवाजे से गुजरूंगा तो तुम दोनों में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। क्या तुम समझ रहे हो? और जवाब का इंतजार किए बिना जल्दी करो, तुम्हारे सामने स्याही है, कागज है और कलम भी है। रोकोफ ने एक उग्र मुद्रा धारण की, बहादुरी से ये दिखाने की कोशिश की कि उसे टार्जन की धमकियों से कितना कम डर है। एक पल बाद उसने अपने गले पर बंदर आदमी की स्टील की उंगलियों को महसूस किया और पॉलविच, जो उन्हें चकमा देने और दरवाजे तक पहुंचने का प्रयास कर रहा था, पूरी तरह से फर्श से उठा लिया गया और बेहोश होकर एक कोने में फेंक दिया गया। जब रोकोफ ने चेहरे पर कालापन दिखाना शुरू किया तो टार्जन ने अपनी पकड़ छोड़ दी और उस आदमी को वापस अपनी कुर्सी पर धकेल दिया। खांसने के एक पल बाद रोकोफ उदास होकर अपने सामने खड़े आदमी को घूरता हुआ बैठ गया। कुछ देर बाद पॉलविच को होश आया और टार्जन के आदेश पर दर्द से लंगड़ाते हुए अपनी कुर्सी पर वापस चला गया। अब लिखो, बंदर आदमी ने कहा। अगर तुम्हें फिर से संभालना जरूरी हुआ तो मैं इतनी नरमी नहीं बरतूंगा। रोकोफ ने कलम उठाए और लिखना शुरू किया। टार्जन ने चेतावनी देते हुए कहा, ध्यान रखें कि आप कोई भी विवरण न छोड़ें तथा सभी का नाम लें। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। टार्जन ने कहा, अंदर आ जाओ। एक सजिला नौजवान अंदर आया। मैं मैटिन से हूँ, उसने घोषणा की। मैं समझता हूँ कि मॉन्सियर रोकोफ के पास मेरे लिए एक कहानी है। तो आप गलत हैं, महाशय, टार्जन ने जवाब दिया। आपके पास छपने के लिए कोई कहानी नहीं है न, मेरे प्यारे निकोलस? रोकोफ ने अपने चेहरे पर एक बदसूरत तिरस्कार के साथ लेखन कार्य से ऊपर देखा। नहीं, वो गुर्राया, मेरे पास अब प्रकाशन के लिए कोई कहानी नहीं है। नहीं, कभी नहीं, मेरे प्यारे निकोलस। और रिपोर्टर को बंदर आदमी की आंख में बुरी रोशनी नहीं दिखी, लेकिन निकोलस रोकोफ को दिखी। नहीं, कभी नहीं, उसने जल्दी से दोहराया। ये बहुत बुरा है कि महाशय परेशान हो गए हैं, टार्जन ने अखबार वाले की ओर मुड़ते हुए कहा। मैं महाशय को शुभ संध्या कहता हूँ, और उसने उस सजीले युवक को कमरे से बाहर जाने के लिए कहा और उसके सामने दरवाज़ा बंद कर दिया। 1 घंटे बाद टार्जन अपने कोट की जेब में एक भारी भरकम पांडुलिपि लिए रोकोफ के कमरे की ओर जाने वाले दरवाजे की ओर मुड़ा। अगर मैं तुम होता तो मुझे फ्रांस छोड़ देना चाहिए, उसने कहा, क्योंकि देर सवेर मैं तुम्हें मारने का कोई बहाना ढूंढ लूंगा जो किसी भी तरह से तुम्हारी बहन के लिए समझौता नहीं करेगा।